आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोइन एंड इट्स प्रिवेंशन। क्रोइन एंड इट्स प्रिवेंशन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्रोइन कौन सा होता है, इसमें इज स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कौन सा होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जो आहिस्ता आहिस्ता से चलता है और मुसलसल चलता ही रहता है जो आहिस्ता आहिस्ता चलता है और मुसलसल चलता ही रहता है और ये मेटल को पूरा खा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो सा प्रोसेस है ना, ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है सराउंडिंग के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है बकायदा, क्रोइन इज स्लो एंड कॉन्टीन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है ना, यानी कि जो उनसे इर्द गिर्द का माहौल होता है ना, वो मेटल पर असरअंदाज होता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता से और मुसलसल मेटल को पूरा खाने लगता है। अब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स का मतलब मैंने आपको बताया था, रिडॉक्स शुरू में रेड आ रहा है, रेड का मतलब है रिडक्शन, एंड में ऑक्स आ रहा है, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों बैक वक्त हो रहे हैं, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एक और फार्मूला कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की तारीफ कैसे याद करनी है, कि ऑक्सीडेशन जो सी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन है, इसको ऑक्सीडेशन है और यहाँ पर एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो एनोड में ये गोल दायरा आ रहा है, ए में गोल दायरा आ रहा है, ओ में गोल दायरा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, और कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, समझ आ गई। अब ऑक्सीडेशन की मैंने आपको तारीफ भी बताई थी कि ऑक्सीडेशन की तारीफ कैसे याद करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, यहाँ पर ओ लफ्ज़ आ रहा है, ओ का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन मतलब है इसका। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की एडिशन होती है इसमें, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है क्योंकि यहाँ पर ओ लिखा हुआ आ रहा है, ओ लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है ना, ऑक्सीजन चूँकि ओ लिखा हो रहा है, आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एडिशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारी क्या हो रही होगी, रिमूवल हो रही होगी। हाइड्रोजन भी रिमूवल, इलेक्ट्रॉन भी रिमूवल। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन याद हो गया। अब इसी तरीके से जो सा ये रिडक्शन है वो भी हमने इसके उल्ट कर देना है। ऑक्सीडेशन की रिमूवल होगी, हाइड्रोजन की एडिशन होगी और इलेक्ट्रॉन की भी एडिशन होगी। इसमें क्या होगी, इसमें रिमूवल होगी, क्योंकि यहाँ पर ओ लिखा हुआ नहीं आ रहा, रिडक्शन में ओ लिखा हुआ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की क्या होगी, रिमूवल होगी। जैसे ही ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाएगी तो बाकी दोनों चीज़ें एडिशन होगी, हाइड्रोजन की भी एडिशन होगी और इलेक्ट्रॉन की भी एडिशन होगी। ठीक है ना, समझ आ गई, समझ आ गई। यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन का फ़र्क है, ऑक्सीजन जैसे ही ऐड हो रही हो तो बाकी दोनों चीज़ें रिमूव हो रही होंगी, जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी तो बाकी दोनों चीज़ें ही एडिशन हो रही होगी, बाकी दोनों चीज़ों की। इस तरह से आपने ये तारीफ़ें याद करनी है। यहाँ पर क्या है, शॉर्टकट वे ऑफ मैनर मैंने आपको बता दिया है कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे याद करना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कैसे याद करना है। अब उसके बाद यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हवा आती है, हवा मॉइस्चर के साथ आती है, मॉइस्चर के साथ आने के बाद मेटल के साथ रिएक्शन करती है। कौन से वाले, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से एक क्रोइन प्रोसेस प्रोड्यूस होता है। ये क्रोइन जो सी होती है, क्रोइन ऑफ मेटल, क्रोइन ऑफ आयरन, वो ये होती है, आयरन ऑक्साइड बनता है एंड में NH2O के साथ। ये H2O के कितने भी मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, 6। N का मतलब क्या है, N का मतलब ये है कि 1 से लेकर ऑनवर्ड्स कोई भी नंबर लगा सकते हो। N का मतलब ये है 1 से लेकर 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स जा ही जा रहे हैं, कोई सा भी नंबर यहाँ पर लगा दोगे, H2O के मॉलिक्यूल उतने बन जाएंगे। ठीक है, ये N क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़ाहिर कर रहा है जो बन रहे हैं पानी के। 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं। ये आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन का मैंने आपको बता दिया है कि आयरन जो सा होता है, मैंने आपके पीछे बात की है, आयरन का जो सा
सिंबल होता है वो ये होता है। जैसे ही आयरन के साथ ऑक्सीजन और H2O आ जाता है ना, जैसे ही आयरन के साथ ऑक्सीजन और H2O आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो हो गया है किसमें, जंग में मुतबला हो गया, यानी कि उस पर जंग लग गया, रस्ट लग गया उस पर। ठीक है, समझ आ गया आपको, ये था। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या करते हैं कि रस्टिंग होती है इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्टिंग होती है। मिसाल ये है रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला। अगर कोई आपसे पूछे पेपर में कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला बताएं तो ये है, ठीक है ना, क्रोयन ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब उसके बाद रस्टिंग होती क्यों है, रस्टिंग होती है जी मॉइस्ट एयर से। मॉइस्ट एयर में क्या क्या शामिल होता है, मॉइस्ट एयर जैसे कि नाम से जाहिर है कि मॉइस्ट एयर, ठीक है ना, मॉइस्ट में ओ आ रहा है, मॉइस्ट में ये देखिए ओ आ रहा है, ओ का मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है, और मॉइस्ट में एयर है। जैसे ही मॉइस्ट एयर में H2O के मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, एयर में, हवा में H2O के छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। आपको पता होगा कि ड्यू टू इवेपोरेशन के नतीजा में जैसे ही सूरज की रोशनी पानी के ऊपर पड़ती है ना, तो पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। पानी क्या होना शुरू हो जाता है, पानी पहले ज़मीन पर, पहले सड़क पर वेपर फॉर्म में मौजूद था, ये सड़क है, इसके ऊपर ये पानी जो सा ये वेपर फॉर्म में मौजूद है। जैसे ही सूरज की शुआएँ इस पर पड़ी तो ये वेपर में तब्दील हो गया, छोटे छोटे से वेपर्स में। ये लो जी, ये H2O के वेपर्स बन गए, ये क्या है, वेपर हैं H2O के, ठीक है। और साथ ही हम जो सी ऑक्सीजन ले रहे हैं वो है, इसमें क्या, जो सी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, पौधे ऑक्सीजन ही तो बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, ऑक्सीजन भी आ गई और वेपर्स भी बन गए पानी के। ये दोनों हवा में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही किसका बायस बनते हैं, जंग का बायस बनते हैं, क्रोयन का बायस बनते हैं। ठीक है, समझ आ गई, ओके। इन दोनों में से कोई भी मिस होगा, मिसाल को H2O मिस है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन मेटल को, आयरन को रस्ट नहीं कर सकती, उसको जंग नहीं लगा सकती। इसके लिए आपको ऑक्सीजन जो सी है वो आयरन पर जंग नहीं लगा सकती है, ठीक है ना। जबकि ऑक्सीजन हो साथ में H2O हो, फिर जाके आयरन पर रस्टिंग लेयर बनना शुरू हो जाएगी, रस्टिंग लेयर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ये दोनों वाकई में प्रोड्यूस होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। ये लो जी, सवाल हो गया, ये भी क्लियर। अब उसके बाद आगे हैं, आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है स्टेन्स एंड डेंट्स। स्टेन्स एंड डेंट्स का मतलब ये है कि अगर आपका जो सा यहाँ पर है जी, एक शीट है ऐसे करके, कोई सी भी शीट है मेटल की, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पर करके डेंट पड़ गया, इधर डेंट पड़ गया, ठीक है, इधर भी डेंट पड़ गया, ये दो जगह पर डेंट पड़ गया, ठीक है। अब ये डेंट पड़ने की वजह से ये जो सा रीजन होगा, इसके हम कहेंगे एनोडिक रीजन। ये क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, और इसे हम कहेंगे एनोडिक रीजन, और एनोडिक रीजन कहेंगे इसे हम, ठीक है, समझ आ गई आपको। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने पढ़ा हुआ है कि आयरन में आयरन शीट है, ये सारी क्या है, ये आयरन शीट है, ये क्या है, ये आयरन शीट है। यहाँ पर स्टेन्स एंड डेंट्स, ये देखें डेंट्स पड़े हुए हैं, दो डेंट एरिया है ना ये, तो एनोडिक रीजन हम इसे कहेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा एनोड, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे। सर अब इलेक्ट्रॉन्स क्यों खारिज हो रहे हैं, जहाँ पर टूट गया थोड़ा सा आयरन, भाई क्यों खारिज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयरन जो सा होगा है ना, वो घिसट गया, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। आयरन पहले इतना मोटा था, ठीक है ना, पहले ये मिसाल को शीट है, इसके ऊपर थोड़ा सा आयरन जैसे डेंट पड़ा, थोड़ा सा ही, यानी कि ये आयरन की शीट है, ठीक है ना, बिल्कुल प्लेन जा रही है, ठीक है ना, बिल्कुल प्लेन मोटी जा रही है। लेकिन जैसे यहाँ पर डेंट पड़ा, ठीक है ना, डेंट पड़ने के बाद ये जो सी थोड़ी सी ये स्मॉल हो जाएगी। पहले ये शीट कैसी थी, ये मोटी थी, ठीक है ना, ऐसे करके ये मोटी थी। जैसे यहाँ पर डेंट सा पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आयरन के मॉलिक्यूल्स, आयरन के जो से एटम्स हैं वो कम हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम होने की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर ही आएंगे,
ठीक है ना। इधर इसको आराम से आयरन के साथ रिएक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आयरन कम मिकदार में मौजूद है, और ऊपर से आयरन के साथ रिएक्शन करने के बाद 2-3 साल लगेंगे और यहाँ पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको क्यों? ठीक है, समझ आ गई आपको। ये आयरन थी, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये आयरन की शीट थी, यहाँ पर इधर करके डेंट पड़ा, थोड़ा सा टूट गया, तो इसे हम कहेंगे एनोडिक रीजन। ठीक है, एनोडिक रीजन कहेंगे। मैंने आपको बताया है कि एनोडिक रीजन में ये एनोड बन जाएगा, और एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि आयरन है, आयरन कौन सा है, आयरन है, आयरन का एटम 2 एटम है, ठीक है ना। आयरन के वो 2 एटम्स हैं आयरन के, और दोनों ही 2-2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे अपने से, और जैसे ही 2-2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे अपने से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये हो गया, आगे हो गया, अभी तक समझ है। आयरन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही खारिज करता है, ये भी हमेशा याद रखना कि आयरन जो सा है वो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। ठीक है, समझ आ गई। 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हर एक आयरन ने, एक आयरन पर भी +2 चार्ज आ जाएगा, और दूसरे आयरन पर भी +2 चार्ज आ जाएगा। आयरन +2 चार्ज आ गया, और 2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दो आयरन के एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए 2 आयन्स बनेंगे, और दोनों आयन्स ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। ठीक है, समझो आ गई होगी अब तक। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो से 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो से हैं, ये क्या करेंगे, ये किसी भी यहाँ पर जाएंगे, मेटल में फिरेंगे, टूरेंगे। यहाँ पर ये मेटल जो से है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि ये इधर ना भागेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इन्हें कहीं पर भी मॉइस्चर मिलेगा, कहीं पर भी किसी भी एरिया में ना, ऑक्सीजन और वाटर, मिसाल के तौर पर ये वाला एरिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर की कंसनट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर की तरफ आएंगे और रिएक्शन कर लेंगे यहाँ पर। ये बन जाएगा हमारा कैथोडिक रीजन। कैथोडिक रीजन से ना, जैसे नाम से जाहिर है, तो कैथोडिक रीजन क्यों बनाया है ये, कैथोडिक रीजन हमने इसलिए बनाया है ये कि यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें कैथोडिक रीजन बनाया। अब कैथोडिक रीजन की बात कर लेते हैं कि कैथोडिक रीजन में जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑक्सीजन है ना, ये देखें ऑक्सीजन, और फिर साथ ही यहाँ पर ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, फिर प्लस, फिर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि 4H+ आयन्स भी होंगे। अब ये 4H+ आयन्स कौन फ्राहम कर रहा है वो भी हम बात कर लेते हैं। जब ये रिएक्शन लिख देंगे ना, तो इस रिएक्शन के दौरान हमारा जो सा रिएक्शन बनेगा वो बनेगा 2 H2O के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है ना। अब ये कैसे बन रहे हैं ये भी पता चलाने चाहिए। 2 H2O के मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर H+ आयन्स हैं, ठीक है ना। ये H+, जैसे ही इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, तो ये क्या करेंगे, ये बन जाएंगे फ्री रेडिकल्स पर कोई चार्ज नहीं होता। अब एक एक इलेक्ट्रॉन बन गया और एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इन्हें। अब ये बन गए फ्री रेडिकल्स ऐसे रेडिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 या 2 मिस होते हैं, बस आपने ये याद रखना है। यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिस है, एक एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करते हैं, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये H2 जोन सा है। अब यहाँ पर ये देखिए ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना। ऑक्सीजन ने पहले अपने साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, ठीक है ना। अब ये चूँकि रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन की वजह से
ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पर भी 2 फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है, 2 फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बनेंगे, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन्हें स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इन्हें स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ज़रा ध्यान से समझना, एक ऑक्सीजन आएगा, ठीक है ना, ये फ्री रेडिकल आएगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इन 2 ऑक्सीजन पर हमला कर देगा, ठीक है ना। इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और ये भी स्टेबल हो गया। फिर इसी तरीके से एक और ऑक्सीजन आएगा, इन 2 हाइड्रोजन पर हमला करेगा और इन्हें भी स्टेबल कर देगा। अब ये क्या करेंगे, अब ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, पोलर कह रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन ने इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे करके ये देखें, 2 इधर 2 इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर मिस हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर मिस होने की वजह से ये क्या करेंगे, ये 2 हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन ये फ्राहम कर देगा और शेयर्ड पेयर होने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। फिर दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसे करेगा। समझ आ गई आपको पता चल गया ये 2 हाइड्रोजन, ये दोनों 2 H2O के मॉलिक्यूल हैं, कैसे बने हैं, ऐसे बने हैं, 2 H2O के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये क्या है, H2O, और ये भी नीचे वाला भी H2O ही बना है ना। 2 H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे, तो दो बने हैं किसके, H2O के मॉलिक्यूल। अब ये भी बता रहा है कि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के एटम है, और जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। 2 एकम 2 ऑक्सीजन के एटम है, जिससे मिलकर ये बना है, ठीक है ना, समझ आ गई होगी। जैसा कि मैंने शुरू में कह दिया था, कह दिया था शुरू में कह दिया था कि एनोड पर रिडक्शन होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खारिज ही हुए हैं ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो आए हैं, इसकी वजह से यहाँ पर रिडक्शन हो गई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गए हैं, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। समझ आ गई आपको। अब हम हाइड्रोनियम आयन जो से हैं वो कहाँ से आए हैं, जो से हाइड्रोनियम आयन आए थे, ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले, फिर प्लस ये 4 हाइड्रोनियम आयन जो से थे, ये कहाँ से आए थे, वो मैं बात करना चाहता हूँ। ये कहाँ से आए थे भाई, ये कहीं से नहीं आए थे, चूँकि ये ऑक्सीजन है, चूँकि यहाँ पर हवा में H2O वेपर फॉर्म में मौजूद है, वेपर फॉर्म में मौजूद है H2O, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कैसे मौजूद है, ड्यू टू वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन कह रहा हूँ, वेपराइजेशन, ठीक है, वेपर में तब्दील हो जाता है ना H2O, गर्मी का एहसास करने के बाद। हमने पीछे पढ़ा था वेपराइजेशन क्या होती है। H2O प्लस CO2 के साथ रिएक्शन करता है, चूँकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, जो दरख्त ले रहे हैं, जो हम खारिज कर रहे हैं CO2 कहाँ से आ रही है, जो जब हम सांस लेते हैं ना, सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर जाते हैं, और फिर सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वही वाली कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, और H2O जो से वेपर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, समझ आ गई। 2 कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये बैलेंस कर लेते हैं, देखें, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है उधर, ये देखें 4 हाइड्रोनियम आयन बन गए ना, 4 हाइड्रोनियम आयन की बात जोन सी हो रही थी वो मैंने कर दी है, कैसे बन रहे हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल जोन से ये 2 हैं, 2 लिखा हुआ है ना, 2 एकम, यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर 1 होता है, 2 एकम 2 CO3, कार्बोनेट आयंस भी 2 बन गए हैं, ठीक है ना। ये 4 हाइड्रोनियम आयंस इसके आए हैं कार्बोनिक एसिड के, ये क्या है, ये कार्बोनिक एसिड है। अब हम पूरे रिएक्शन की बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये कोई मुश्किल ना खड़ी करे। इसको मैंने मिटा दिया है जी, ठीक है, मिटा दिया मैंने इसे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना यहाँ पर ये देखें एरो के यहाँ पर मौजूद है 4 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं इस इलेक्ट्रॉन से काट देता हूँ, ठीक है। अब हम जो भी बचेगा ना वो हम नीचे लिख देंगे, 2 आयरन प्लस ऑक्सीजन ये बच गया, फिर प्लस 4 H+ आयन बच गए हैं, फिर उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद ये जो उनसे 2 के आयरन
आइंस बने वो बच गए हैं, फिर प्लस 2H2O बच गया। समझ आ गया आपको? मैंने बस ये 4 इलेक्ट्रॉन ये दोनों काट दिए और बाकी जितना भी मैंने मटेरियल था ना वो बीच नीचे रख लिया और कुछ भी नहीं किया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट बन गया। किसका? क्रोइयन का। ये क्रोइयन का टोटल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, दोनों बैक वक्त हो रहे हैं। ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन तैयार हो गया। ठीक है, पहले हमने लिखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर हमने रिडक्शन रिएक्शन लिखा। रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखने के बाद जो सी सेम चीज़ें थी एरो के इस तरफ और एरो के उस तरफ, हमने उन सेम चीज़ों को काट दिया और जो सी भी बाकी बची थी ना चीज़ें उनको हमने नीचे लिख दिया। ठीक है ना, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन तैयार हो गया। अब उसके बाद आपकी बुक के अंदर ये एंड में जो सा रिएक्शन दिया हुआ है कि जिसमें 2Fe प्लस आइन है, फिर प्लस है और ऑक्सीजन के हाफ ऑक्सीजन दी हुई है और फिर उसके बाद 2 + NH2O दिया हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस 4H प्लस आइन दिए हुए हैं और फिर उसके बाद दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड जो सा है वो NH2O में तब्दील हो जाता है। ये NH2O में तब्दील हो गया है। ये कैसे है सर, मैं ये कैसे तैयार कर सकता हूँ? सर ये कौन सा रिएक्शन है? यहाँ पर तो हमारा ये आपने रिडॉक्स रिएक्शन तो दे दिया है, तो ये कौन सा रिएक्शन दे दिया है भाई? ये देखिए यहाँ पर आयरन और 2H2O बना है, लेकिन ये आयरन ऑक्साइड जो सा हम बनाना चाह रहे थे ये अब जाके बना है आयरन ऑक्साइड, ये अब जाकर बना है। अब जाकर ये क्या हो गया, इस अमल में इस रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रोइयन रिएक्शन, ऐसे हम कहेंगे ये हमारा क्रोइयन रिएक्शन है। ओके, समझ आ गई आपको? यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए 2Fe प्लस F2 लिखेंगे, ये जो सा एंड में हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के एंड में जो सा आ रहा था ये लिखेंगे, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 2H2O ये भी लिखेंगे। अब 2H2O भी लिख दिया। सर ये देखिए यहाँ पर हमने 2H2O लिख दिया, ठीक है, लेकिन रिएक्शन में उसने कहा हुआ है कि N भी साथ लिखना। ठीक है, चलो ठीक है यार, N भी साथ लिख देते हैं। N से क्या होगा, यानी कि जो जितने भी यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन आएंगे, यहाँ पर N का मतलब N क्या जाहिर कर रहा है, N ये जाहिर कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी अगर हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हो जाती है, यहाँ पर भी हो जाती है, ठीक है ना, यानी कि कहीं पर भी हो जाती है ये रस्टिंग वगैरह, कहीं पर भी हो जाती है, ये कहीं पर भी डेंट वगैरह पड़ जाते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जो से होंगे वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में आएंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने की वजह से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने की वजह से क्या होगा कि हाइड्रोनियम आयन्स भी ज़्यादा आएंगे इधर। ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन की भी ज़्यादा मिकदार आएगी। जैसे हाइड्रोनियम आयन बढ़ेंगे तो H2O के मॉलिक्यूल भी बढ़ेंगे। जैसे ही H2O के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो उस H2O को मॉलिक्यूल को मेंटेन रखने के लिए, उस H2O को दिखाने के लिए इस रिएक्शन में हमने N लगाया हुआ है ताकि जितने मर्जी बन जाएं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जितने मर्जी H2O मॉलिक्यूल बन जाएं, ये जाहिर कर रहा है, हम उसे मैनेज कर सकते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, समझ आ गई आपको? ओके, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस कैथोडिक रीजन में। जैसे ये एनोडिक रीजन्स, जितने भी हैं एनोडिक रीजन्स, उन सारों से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे माइग्रेट करके इस कैथोडिक रीजन की तरफ। तो इस कैथोडिक रीजन में जितने भी H+ आइंस मौजूद हैं, ठीक है ना, वो H+ आइंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की वजह से ज़्यादा H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे। जैसे ज़्यादा H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे तो उसको मैनेज करने के लिए हमने N+2 लगा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने। ठीक है ना, ये समझ आ गई? ये 2 आ गए। अब ये 4 हाइड्रोनियम आयन क्यों आए हैं, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, 4 हाइड्रोनियम आयन ये वाले 4 हाइड्रोनियम जो कार्बोनिक एसिड फ्राहम कर रहा है वो भी आएंगे, वो उसी से बनकर आयरन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना, 4 हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना, ये भी तो आएंगे। अब इन 4 हाइड्रोनियम आयन को कंट्रोल किसने करना है, किसने इन 4 हाइड्रोनियम आयन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, वो होगा एक ऑक्सीजन। ठीक है ना, एक ऑक्सीजन
इनके मिसाल वो एक ऑक्सीजन क्यों लिख रहा है, ये लिखना चाह रहा है कि ये देखिए इसका क्या मतलब होता है। जैसे ये दो से कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बनेगा। ये ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल जो सा है यहाँ से दो हाइड्रोजन एटम्स हासिल करेगा। जैसे ये दो हाइड्रोजन एटम्स हासिल करेगा तो ये फ्री रेडिकल जो सा है हाइड्रोजन एटम्स जो से मैंने आपको बताया ये फिर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने की वजह से ये H2O बना देगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 1/2 O2 लिखा है। समझ आ गई आपको। अब उसके बाद ये सारा रिएक्शन करने के बाद ये बनेगा आयरन ऑक्साइड और NH2O ये, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड ये आयरन आ जाएगा। ठीक है, Fe2 दो आयरन, इनके ये दो जोन से हैं, दो एटम्स ने अपना दो आयरन के मॉलिक्यूल, दो आयरन के आयंस हैं। ठीक है ना, आयरन के आयंस कितने हैं, दो। वो दो आयंस जोन से होंगे वो दो एटम्स बन जाएंगे, आयरन और ऑक्साइड 3 एटम्स। ठीक है ना, ऑक्सीजन के 3 एटम्स आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब डॉट NH2O, ये वाला NH2O आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप इसका फार्मूला जो सा है ये MCQs में आता है, आयरन ऑक्साइड NH2O बन जाएगा। ये चूँकि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे जाके ये रिएक्शन डिटेल के साथ, लेकिन यहाँ पर बस आप ये याद कर लें। आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। आयरन Fe आयंस में था, हम रिएक्शन के इस तरफ आयंस में नहीं लिखते हैं, हम रिएक्शन के इस तरफ आयंस में नहीं लिखते। इस तरफ हम क्या लिखते हैं, हम आयंस जोन से हम एटम्स में तब्दील हो जाते हैं। अगर दो आयंस हैं यहाँ पर आयरन के, तो यहाँ पर दो एटम्स लिखेंगे Fe2, यानी कि दो एटम्स आयरन के। ठीक है, और ऑक्सीजन के 3 एटम्स कहाँ से हैं, ये देखिए आप ऐसे याद कर लें। ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 एटम ये वाले। ठीक है, समझ आ गई आपको। 1 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन के एटम्स, 1 2 3 ऑक्सीजन के एटम्स आ गए। फिर डॉट NH2 तो मैंने पहले ही बता दिया, ये NH2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अगर ये ना आपने लिखा, ये ना लिखा, ठीक है ना, तो आपका ये जो सा है ना ये गलत हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है ना, इसके साथ ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि आपको वो उसको पता चले कि भाई ये यहाँ पर रेस्टिंग हुई है, यहाँ पर बाकायदा H2O के मॉलिक्यूल H2O यहाँ पर क्या हुआ है, आयरन बना है। आयरन ऑक्साइड, इसे हम आयरन ऑक्साइड कहता हूँ मैं, इसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, फेरस ऑक्साइड कहते हैं इसे हम, सॉरी फेरस ऑक्साइड कहते हैं NH2 के साथ। ओके, समझ आ गई आपको। NH2 ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निशानी होता है। H2O के मॉलिक्यूल साथ इसके मिले होते हैं। H2O के मॉलिक्यूल जोन से ये बने हैं ना, यहाँ पर ये जोन से हैं ये बने हैं, ये आयरन ऑक्साइड के साथ ही कुछ थोड़े बहुत लगे होते हैं। ठीक है ना, N जोन सा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को ज़ाहिर कर रहा है H2O के कितने लगे हुए हैं इस फेरस ऑक्साइड के साथ। समझ आ गई आपको, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। आप एक लाइक ज़रूर ठोकना मुझे, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना, बच्चों की तरह समझे है, और ठीक है, और मेहनत का सिला ज़रूर देना।